हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कैग के रिस्पेक्ट में क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैग है क्या, वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। ये है हमारे कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इस पूरे सेशन के अंदर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसीजर है और क्या वो प्रोसीजर सही है कि नहीं है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो रिसेंटली एक PIL भी फाइल की गई है कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग के रिस्पेक्ट में कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रॉपर नहीं है, फेयर नहीं है। और साथ ही साथ हम कैग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैग है क्या, क्या काम करता है, क्या फंक्शंस हैं। तो बेसिक लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे ये सारी चीजें। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है एंड टेलीग्राम पे आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी छोटे मोटे डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम पर नहीं किया तो मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में कुछ स्टडी मटेरियल मैं शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम पर, प्लस यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आती हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सो फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कैग के बारे में कि भाई इसको अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कौन अपॉइंट करेगा, कौन उनकी पोजीशन से उनको हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैग करता क्या है क्या ये, ठीक है। तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उनका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने टैक्स पे किया, अब उस पैसे को सरकार ने कलेक्ट कर लिया, अब वो पैसा कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, सही यूज हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देख रेख कौन करेगा? कैग करेगा। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो कंट्री का पूरा जो फाइनेंस है वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग के ऊपर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंस है सरकार का वो इधर उधर गलत कामों में यूज ना हो। तो इंडियन गवर्नमेंट जो बेसिकली बजट बनाती है, तो जो बजट बनाया गया है सभी उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, ठीक है। जितने रिसिप्ट्स हैं तो रिसिप्ट्स कहाँ पर है, कितने पैसा रखा है, कितना एक्सपेंडिचर है तो कितना खर्चा हो गया है, अब कितना पैसा हमारे पास बाकी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैग यही सारा काम करेगा, ठीक है। कैग को हम प्रोटेक्टर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 148 आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग दे रखा है कि कैग की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, 148 आर्टिकल ही डील करता है उसके रिस्पेक्ट में। और रिमूव कौन करेगा वो भी आर्टिकल 148 के अंदर ही बताया है। तो कौन करेगा? वो है प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इनको अपॉइंट करेंगे, साथ ही साथ अगर वो रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट अपने खुद के दिमाग से किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कैग को? तो नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इस पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए कैग के तौर पे, एंड उसी पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर है हाँ, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसको फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। फाइनेंस की नॉलेज उस पर्सन को होनी चाहिए, क्योंकि भाई फाइनेंस से ही तो आपको डील करना है। अगर आपको फाइनेंस की ही नॉलेज नहीं होगी तो आप काम किस तरीके से करोगे, फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो ये पर्सन फाइनेंस की जानकारी रखने वाला पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक इन्फ्लुएंस रहता है कैग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई जो भी कोई मैनिपुलेशन है मनी की, कैग जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट ना करे, क्या कहाँ पर क्या पैसा खर्चा हुआ है और नहीं बताया अपनी रिपोर्ट पे करेक्टली, ऐसा भी हो सकता है। बट आगे एक प्रोसीजर और गिवन है। आर्टिकल नंबर 151 के अंदर क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 151 के अंदर ये बताया गया है कि जो कैग है ना वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है,
किसको? प्रेसिडेंट को। भाई जो उसको अपॉइंट कर रहा है उसी को वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है और बता रहा है कि भाई देखो मैंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, मैंने रिपोर्ट बनाई है कि इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ आया, ये खर्चा हो गया, अब इतना पैसा हमारे पास रखा है, अब आप देख लो। ठीक है, रिपोर्ट भेज दी प्रेसिडेंट को। अब रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को भेजी गई, अब ये प्रेसिडेंट भी एक कमेटी को ये रिपोर्ट भेजेंगे। वो कमेटी कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी जो है वो 22 मेंबर बॉडी है, 22 लोग होंगे इस कमेटी के मतलब कमेटी में। अब यहाँ पर ये 22 के 22 लोग कहाँ से आएंगे? तो जो 15 मेंबर है वो आएंगे लोकसभा से एंड बचे हुए 7 मेंबर्स आएंगे राज्यसभा से, और जो इसका चेयरपर्सन होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। तो यहाँ पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ किसी भी डिसीजन में इन्फ्लुएंस करा है कैग को, तो कैग अपनी रिपोर्ट के अंदर भाई उसको ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर जेन्युइन फीडबैक ही देगा वो अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो उसकी रिपोर्ट को चेक करेगी, इंस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैग की रिपोर्ट की भी जांच की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, वो चेक करते हैं कि क्या ये रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। जो कैग है वो इंडियन ऑडिट्स और अकाउंट्स के बेसिकली हेड बोले जाते हैं, हेड माने जाते हैं। स्टेट और सेंटर के जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं, जो भी फाइनेंस है, उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट वो बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, मैंने बोला कि स्टेट के रिगार्डिंग, स्टेट का फाइनेंस और सेंटर का फाइनेंस, दोनों के रिगार्डिंग रिपोर्ट कौन बनाएगा? कैग बनाएगा। बट यहाँ पे अगर स्टेट की रिपोर्ट बनाई है तो वो भेजी जाएगी गवर्नर को, और सेंट्रल के फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो भेजी जाएगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फैक्ट्स ऑफ द केस। बेसिकली एक पीआईएल को फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड आर्टिकल 32 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग के रिस्पेक्ट में पेटिशनर ने कई सारी बातें रखी कोर्ट के सामने। उनमें से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, that a declaration that the procedure adopted by the appointment of CAG is against the constitutional mandate। भाई सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो प्रोसीजर गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कैग के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो नहीं करता, वो उसके अगेंस्ट है, ना वो इंडिपेंडेंट है, ना वो फेयर है, ना वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं? ऑर्डर फॉर कैग्स अपॉइंटमेंट टू टेक प्लेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। भाई एग्जीक्यूटिव का तो कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बात रखी इन्होंने। एंड थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड रिकमेंड द प्रोसेस फॉर न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट। यहाँ पर बोला उन्होंने कि भाई एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, वो कमेटी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और रिकमेंड करेगी कि भाई एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट प्रोसेस फॉलो करके किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है कैग का, और ये सारा डिस्कशन वो कमेटी या बेसिकली कमेटी बताएगी। जो ये पीआईएल फाइल की गई है इसका नाम क्या है? अनुपम कुलश्रेष्ठा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो पीआईएल क्लेम कर रही है दैट एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। भाई एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है कैग के अपॉइंटमेंट का, जो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, विच हैज लीड टू द अडॉप्शन ऑफ अ प्रोसीजर विच इज अनफेयर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक अनफेयर प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। यहाँ पर इस पीआईएल के अंदर एक और केस को साइट किया गया है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है, जहां पर वेयर द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड वाज चैलेंज। यहाँ पर इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर था ना उसको चैलेंज किया गया था। दैट जो वैल्यूज हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस है ना भाई, उस पर एम्फोसाइज किया गया था भाई ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही सेम प्रोसीजर कैग के लिए नहीं है। तो बेसिकली जो मैटर है वो अभी लिस्ट कर दिया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। तो 11 मार्च को यहाँ पे हियरिंग होगी इसकी, तो पता चलेगा कि क्या डिसीजन आता है कोर्ट का। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको कैग के बारे में बेसिक चीजें तो समझ में आई गई होंगी जो भी हमने आज डिस्कस करी, एंड अब सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।